हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नागरिकता के चैप्टर को अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्विकली स्टार्ट करते हैं अपने नागरिकता के टॉपिक को। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि नागरिक और व्यक्ति में अंतर क्या होता है। भाई, किसको हम नागरिक कहेंगे और किसको अपन व्यक्ति कहेंगे, तो इसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। जब कोई इंसान जन्म लेता है ना, तो जन्म से ही वो कहीं ना कहीं से नागरिक हो या ना हो, नागरिक किसी देश का हो या ना हो, वो व्यक्ति तो जरूर होता है। भाई, जीवन जीने के नाते उसको व्यक्ति तो माना जाएगा। अब नागरिक उसको तभी माना जाएगा जब किसी देश की सरकार उसे मान्यता देगी, किसी देश का विधान उसे मान्यता देगा कि ये हमारे देश का नागरिक है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति तो सभी, जिसने भी जन्म लिया है वो व्यक्ति माना जाएगा। तो अपने यूनाइटेड यूएन ने ना सार्वभौमिक यूनिवर्सल राइट्स दिए हैं। सार्वभौमिक मानवाधिकार, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के तहत उन्होंने, भाई, उनका एक घोषणा पत्र था 10 दिसंबर 1948 का। उसमें उन्होंने परिभाषित किया है एक व्यक्ति के व्यक्ति होने के कारण उसको जो जो अधिकार मिलते हैं ना, वो यूएन ने परिभाषित किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी इंसान जन्म लेता है ना, उसके जन्म लेने के कारण उसको एक व्यक्ति माना जाएगा और व्यक्ति के तहत उसे कुछ मूलभूत अधिकार होंगे जिनको हम यूनिवर्सल राइट ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ठीक है, और एक नागरिक वो होता है जब किसी देश का विधान उसे मान्यता देता है। किसी देश का विधान, जैसे कि अपने इंडिया है, तो इंडिया की नागरिकता किसी व्यक्ति को कब मिलेगी? जब हमारा विधान जो है, विधान उसे मान्यता देगा कि हाँ, आप इंडियन हो, आप इंडियन हो। जैसे कि हम इंडियन है, तो कोई ना कोई हमने क्राइटेरिया को फिल किया है। ठीक है ना, तभी हम इंडियंस है। वरना ऐसे थोड़ी है कि कोई इंसान है पाकिस्तान से यहाँ आके रहने लग जाए तो वो इंडियन हो जाएगा। नहीं, ऐसे तो नहीं है। अगर वो हमारे जो नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता के जो भी विधान है, उनको क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तभी उनको नागरिकता का दर्जा दिया जाएगा। और नागरिकता का दर्जा देने से क्या होता है कि नागरिकों, मतलब अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता का दर्जा दे दिए गए है, ठीक है, तो वे उस देश के पूर्ण सदस्य होते हैं और उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। मतलब वो उस देश की संपत्ति होते हैं, वो उस देश की संपत्ति होते हैं नागरिक होने के नाते। ठीक है, तो कर्तव्य भी उनके होते हैं। उनके देश के नागरिक होने के कारण स्पेशल ड्यूटीज होती है, स्पेशल राइट्स होते हैं। ठीक है, जो कि व्यक्तियों के पास बहुत कम या फिर कुछ मायनों में नहीं होते हैं। बहुत कम होते हैं या फिर कुछ मायनों में नहीं होते। जैसे कि लेट्स इमेजिन, इंडिया में कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसको अपन नागरिकता से कंपेयर करें तो नागरिक को तो लगभग सारे अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन जो व्यक्ति इंडिया में है उसको आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये सब उसको नहीं प्राप्त होंगे। ये व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये हमारे सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। अब इन आर्टिकल्स में क्या क्या दिया गया है तो हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, कुछ राजनीतिक अधिकार होते हैं। जैसे कि लोकसभा इलेक्शन है, उसमें वो नहीं खड़ा हो सकता या चुनाव नहीं लड़ सकता, वोट भी नहीं दे सकता। स्टेट लेजिस्लेटिव है, उसमें भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वोट भी नहीं दे सकता है। इसके साथ ही और भी कोई भी, भाई, सरकारी पद है, एडमिनिस्ट्रेटिव पद है, उनके वो सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अधिकार है, ये कुछ पॉलिटिकल्स है, कुछ मूलभूत अधिकार है, ये सारे के सारे अपने नागरिकों को मिलते हैं। नागरिक होने के कारण, ये हमें भारतीय होने के कारण मिलते हैं। ठीक है ना, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपने नागरिकता के चैप्टर में। और आज हम देखने वाले हैं भारत में नागरिकता। ठीक है, भारत में नागरिकता का क्या क्या प्रावधान है, किस प्रकार से दी जाती है, ये सारा का सारा हम आने वाले टाइम में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाग 2 में हमारे आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता को कवर किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 5 से 11 तक भाग 2 में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 में ये बताएगी कि भाई, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान जब हमारा प्रारंभ हुआ, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ का मीन्स क्या है? प्रारंभ मीन्स 26 जनवरी 1950। तो उस दिन नागरिकता, उस दिन के नागरिकता के बारे में यहाँ पे बात की है। भाई, जो लोग उस दिन इंडिया में थे, इंडिया के नागरिक थे, ठीक है, जन्म से या वंश से, जैसे भी,
उस दिन के हिसाब से नागरिकता लोगों को दी जाएगी। तो भाई ये बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 5 में आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को देखते हैं। इनमें भी नागरिकता से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 6 और 7 जो कंपेरेटिव है, तो कंपेरेटिव स्टडी करेंगे इनकी। 6 में ये बताया गया है कि पाकिस्तान से इंडिया में आने वाले लोगों की नागरिकता। ठीक है भाई, जो पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान के हिस्से में आ गए थे लोग और बाद में वो इंडिया आए थे, तो उनके लिए भी नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि किस प्रकार से वो उनको वापस भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, और आर्टिकल 7 में ये बताया गया कि जो पहले इंडिया में थे और पार्टीशन के वक्त उनको लगा कि नहीं, पाकिस्तान में जाना ज़्यादा फायदेमंद है, तो वो पाकिस्तान चले गए। इंडिया से वो पहले गए पाकिस्तान। भाई मन डोल जाता है किसी का, तो वो पहले पाकिस्तान चले गए। अब वहाँ उन्हें जाके बड़ी सच्चाई मालूम, और सच्चाई मालूम होते वो वापस भागे और आए इंडिया। तो वापस वो इंडिया आ गए हैं। तो उनके लिए भी हमने नागरिकता प्रावधान किया है कि भाई तुमको भी नागरिकता मिलेगी। सुबह का बुला शाम को वापस लौट आया है। ठीक है, तो उनको भी नागरिकता वापस दी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 7 में इसका प्रावधान किया गया है। सो आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल 8 देखते हैं। आर्टिकल 8 में है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। मान लीजिए पार्टीशन के टाइम 26 जनवरी 1950 को बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे स्पेशली ये स्वतंत्र सेनानियों के लिए को डेडिकेट था। ठीक है ना, कुछ स्वतंत्र सेनानी अपने सैन फ्रांसिस्को जैसे यूएसए में थे, वहाँ से क्रांतियाँ कर रहे थे। कुछ यूके में थे, वहाँ से क्रांतियाँ कर रहे थे। तो क्या वो नागरिक नहीं होंगे? क्या मतलब है? 26 जनवरी 1950 के दिन अगर कोई स्वतंत्र सेनानी इंडिया में नहीं है तो क्या वो नागरिक नहीं होगा? नहीं, वो भी नागरिक होगा। वो भी भारतीय, अगर वो भारतीय मूल के हैं उस दिन, तो चाहे वो यूएसए में गए हो या यूके में गए हो, उनकी भी नागरिकता का ख्याल रखा गया और उनको भी नागरिकता प्रदान की गई। तो ये सारा सिस्टम हमें आर्टिकल 8 में देखने को मिलता है कि भाई आपको भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये उन भारतीय मूल के व्यक्तियों को डेडिकेट था। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 9 देखते हैं। ये अभी जितने अपने आर्टिकल देखे ना, वो सारे के सारे ये पीछे वाले हैं ना, ये सारे के सारे परिस्थितियों जन्य है। तात्कालीन परिस्थितियाँ थी ना, वो ये उनसे रिलेटेड थे। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है आज के लिए। आज के लिए वर्तमान में जो चर्चा का विषय है वो आर्टिकल 9 देखते हैं अपन। एकल नागरिकता, ये काफ़ी खबरों में भी बना रहता है, काफ़ी कुछ न्यूज़ वगैरह इससे रिलेट होती रहती है। तो इसमें यह बताया गया है कि किसी अन्य अगर एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक सिटीजन है, चाहे जो भी हो, अक्षय कुमार हो या जो भी हो, एग्जाम्पल है, ठीक है ना, इसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, लेट्स इसने कनाडा की नागरिकता ले ली है, तो इसकी इंडिया की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारत में एक नागरिकता, एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, चाहे कोई भी देश हो, तो उसकी इंडिया की नागरिकता जाती रहेगी। वो भी स्वतः उसकी इंडिया की नागरिकता जाती रहेगी। नागरिकता का इस प्रकार से समापन हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मतलब, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट काफ़ी मीनिंग्स निकलते हैं कि एक व्यक्ति है ना, एक साथ एक ही नागरिकता को अपहोल्ड कर सकता है, साथ साथ में दो दो नागरिकता, मतलब दो वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 10 की ओर। नागरिकता के बने रहने का प्रावधान। इसमें बताया गया है कि भाई जब तक हमने किसी कानून का, मतलब ऐसे कानून नियम का उल्लंघन नहीं किया है जो संसद ने बना के दिया है, अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया गया है कि ये काम हमें नहीं करना है एक भारतीय नागरिक होने के नाते, और फिर भी हम उनसे किए जा रहे हैं, तो हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है। लेकिन अगर हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है
तो हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये तो हमारी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो ये नागरिकता के बने रहने का प्रावधान है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी है, ठीक है ना, मान लीजिए वो सत्ता में है और उसने एक तिकड़म लगाया और विपक्ष के कुछ सदस्यों की नागरिकता समाप्त करनी चाहिए ताकि वो अगले इलेक्शन में खड़े ही ना हो सके। तो क्या यह हो सकता है? नहीं, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक उन्होंने संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून नियम का उल्लंघन नहीं किया हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना भाई, नागरिकता का बने रहना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 11 की ओर, जो सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है। अच्छा, इसमें यह बताया गया आर्टिकल 11 में कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। मतलब संसद कोई कानून वानून बनाएगी और नागरिकता के सारे अधिकार को विनियमित करेगी। भाई संविधान निर्माताओं को उसमें मतलब इतना भी सारा कुछ विस्तार से वो थोड़ी बता सकते थे। उन्होंने अपने आप से जितना हुआ उतना किया और बाद में एक आर्टिकल डाला, आर्टिकल 11, और ये सारी जिम्मेदारी दे दी संसद को कि भैया आने वाले टाइम में तात्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से आप जानो, कानून बनाओ और नागरिकता का अनुपालन सुनिश्चित करो, उसको विनियमित करो, ठीक है। उसके बाद ही तो अपने देखते हैं, उसके बाद जो भी नागरिकता अधिनियम बने, सबसे पहले जो अभी भी चलता है वैसे नागरिकता अधिनियम बना, ये अधिकार संसद को किस आर्टिकल ने दिया? ये अधिकार संसद को दिया आर्टिकल 11 ने, कि भैया कानून बनाइए, देश की नागरिकता का विनियमन सुनिश्चित कीजिए। और हमारी संसद ने बखूबी 1955 में ही कानून बनाया और नागरिकता को विनियमित किया, जिसमें संसद ने बताया कि किन किन आधार पे हमें नागरिकता मिलेगी। तो वो अधिकार आधार क्या हैं, किन किन आधारों से हमारी नागरिकता जाती रहेगी, तो वो भी अधिकार क्या है। तो विस्तार से है ना, एकदम विस्तार से ये बताया गया था, ठीक है, इन अधिनियमों के द्वारा भी। हाँ, आर्टिकल में है ना विस्तार से नहीं बताया गया, आर्टिकल में तो एक मोटा मोटा ओवरव्यू दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन विस्तार से हमें इन अधिनियमों में बताया गया। और अधिनियम बनाने की शक्ति किसने दी? ये तो आर्टिकल ने दी है संसद को, ठीक है। तो आने वाले टाइम में संसद ने यही काम किया और अधिकार, ये जो अधिनियम थे वो बनाए। जैसे कि सबसे पहले बनाया नागरिकता अधिनियम 1955। उसके बाद इसमें धीरे धीरे संशोधन होते गए, इसमें समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से इसमें संशोधन होते गए और ये आगे बढ़ता गया। हमें अभी हम सुनते हैं ना सीए वाला विवाद, ये 2019 वाला, एनआरसी वाला, या फिर हम एनआरआई के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे के सारे सिस्टम है ना, ओआईसी के बारे में आपने सुना होगा, ये सारे के सारे सिस्टम है ना, ये भाई संविधान में इनको परिभाषित नहीं किया गया है, इसको नागरिकता अधिनियम में परिभाषित किया गया है। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 11 में ये शक्ति दे दी गई थी कि भाई संसद आप जानो और आपका तात्कालीन परिस्थितियाँ जाने। तो संसद ने उसके बाद विनियमित किया। इस वीडियो में हम इतना ही देखने वाले हैं। आगे के आने वाले वीडियो में हम नागरिकता अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये सीए, एनआरसी, एनआरआई, ओआईसी, इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके एंड बाय।